हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं चेक किए हैं तो प्लीज देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में वीडियोस की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पे नजर डालते हैं। निफ्टी इस वीक 2.7% की नेगेटिव मूवमेंट के साथ, 2.7% के डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ। अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 12,430 से करीबन 9 से 10% के बीच में नीचे है। निफ्टी की वन डे चार्ट पे अगर नजर डालें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आ रहे हैं जो हमें क्लोजली देखना चाहिए। अभी निफ्टी का जो लेवल है वो अपने चारों मूविंग एवरेज 50, 100, 150 और 200 चारों से ऊपर चल रहा है। पर अगर हम इस पे और क्लोज नजर डालें तो हम देखेंगे कि मंडे को निफ्टी पे बहुत ही बड़ा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? जब कोई रेड कैंडल अपने आसपास के ग्रीन कैंडल्स को पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है, एनगल्फ कर लेती है, तो उसे कहा जाता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो मंडे को ही कितना बड़ा रेड कैंडल बना जिसने अपने आसपास के 3 या 4 कैंडल्स को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। तो ये बहुत ही बेरिश साइन होता है। और साथ ही साथ फ्राइडे को हमें एक ऑलमोस्ट एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न निफ्टी की मूवमेंट पे दिखा। ये अपने आप में एक और बेरिश मूवमेंट का इंडिकेटर होता है। तो बोथ मंडे एंड फ्राइडे सॉ बेरिश मूवमेंट इंडिकेटर्स ऑन द निफ्टी चार्ट। अगर हम एक वीक की चार्ट पर नजर डालें जो तो हमें थोड़ा और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिखाता है, तो वहां पे भी हम देखेंगे कि एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन के सामने आई है। यहां पे भी वीकली चार्ट पे भी हमें बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा है। अगर हम मंथली चार्ट और भी थोड़ा जूम आउट करें और भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमें निफ्टी पे कई सारे महीनों के बाद, हालांकि अभी जो सितंबर की अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो ये जो लास्ट वाला यहाँ पे आपको कैंडल दिख रहा है रेड कैंडल, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो सितंबर मंथ स्टार्ट ही हुई है। लेकिन बहुत सारे मंथ्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मंथ्स के बाद जाके एक रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है। तो डेफिनेटली बेरिश सेंटिमेंट्स थोड़े बढ़ रहे हैं मार्केट के अंदर। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का वैल्यू ऑलमोस्ट 51, 50.9, 51 के आसपास आ रहा है। तो अभी भी न्यूट्रल रेंज में ही है, बट बहुत दिन से आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे रेंज माउंट मूवमेंट दिखा रहा है ये आरएसआई। बट अब ये आरएसआई जो उसका रेंज माउंट में भी जो उसका रेंज है उसके लोअर इंटरवल पे उसकी वैल्यू है। तो आरएसआई ओवरऑल कहा जाए तो अभी भी न्यूट्रल रेंज में ही है। ओवरसोल्ड या ओवर बॉट तो कहीं भी नहीं है, ना तो 80 के ऊपर है ना तो 20 के नीचे है। तो ना तो ओवरसोल्ड है ना ओवर बॉट है, बट अभी भी न्यूट्रल रेंज में ही है। बट काफी बेरिश हो गया है आरएसआई, क्योंकि इस वीक जो मूवमेंट हुई है वो काफी बेरिश हुई है, काफी डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है। तो उसके कारण आरएसआई की वैल्यू काफी ड्रॉप हो गई है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा संडे को हमने डिस्कस किया था कि आरएसआई की वैल्यू ऑलमोस्ट 71, 73 के आसपास थी और इस हफ्ते वो ड्रॉप होकर 51 हो गई है। तो अच्छा खासा ड्रॉप आया है आरएसआई की वैल्यू में। एमएससीडी की अगर बात करें तो उस पर बुलिश क्रॉसओवर बना था पिछले हफ्ते के एंड के आसपास और इस हफ्ते वो बेरिश क्रॉसओवर में टर्न हो गया है। तो यहां पे भी एमएससीडी हमें इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में बेरिश है निफ्टी। कोविड 19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर बात करें तो इस हफ्ते भी अच्छे खासे केसेस अराइज हुए हैं इंडिया में। डेली बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली 80 to 85,000 नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अलार्मिंग साइन है। इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं कोविड के वो 40 लाख क्रॉस हो चुके हैं। जो टोटल नंबर ऑफ फेटेलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट 70,000 को टच करने वाली है। तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे इस ग्राफ में आप अगर देखें तो कुछ कंट्रीज से जो लीडिंग कोविड 19 में लीडिंग कंट्रीज एंड लीडिंग नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से, तो यूएसए और ब्राजील, उनमें केसेस ड्रॉप होने शुरू हो गए हैं। बट इंडिया में अभी भी केसेस ऑन द राइज है, अभी भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी साइन नहीं है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से।
डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अभी 3-4 वैक्सीन पे काम चल रहा है, पर उनमें से कोई भी मिड 2021 यानी अगले साल के मिड तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी ज्यादातर जो वैक्सीन है अपने जो फाइनल फेज होती है, फेज 3 टेस्टिंग, उसमें चल रही है, और वो जो फेज होता है वो सबसे लंबा होता है। तो इस फेज को सही से अगर किया जाएगा तो उसमें काफी वक्त लगेगा। तो मिड 2021 से पहले वैक्सीन होने की संभावना कमी दिख रही है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, पूरी अपनी लाइफस्टाइल की रिकवरी की, पूरी अपनी इकोनॉमी की रिकवरी की, तो सारी चीजें थोड़ी अभी डिले होती हुई दिख रही हैं। रशिया की जो वैक्सीन है, जो आपको पता होगा पिछले महीने न्यूज आई थी कि रशिया की जो वैक्सीन निकाली है उसमें उन्होंने फेज 3 टेस्टिंग करी ही नहीं थी, इसलिए इतनी जल्दी उन्होंने अप्रूव भी कर दिया। हालांकि उस वैक्सीन की जो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो लोगों के ऊपर एडमिनिस्टर हुई है, तो उसमें दिखा है कि जो वैक्सीन है उसने एंटीबॉडीज जो कि हेल्प करते हैं कोविड वायरस से फाइट करने में, वो एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस कर रही है। तो जो उसके इंटेंडेड इफेक्ट्स हैं वो तो हो रहे हैं, और साथ में कोई साइड इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है। बट चूंकि फेज 3 टेस्टिंग रशिया ने नहीं की थी और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था वैक्सीन का, तो इसलिए बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इस वैक्सीन को यूज करने से अभी उन्होंने दूरी बनाए रखी है। इकॉनमी की बात करें तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, और जो नंबर सामने आया वो एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा खराब आया। एक्सपेक्टेशन थी कि वो 18 से 20% के आसपास नेगेटिव में रहेगा, बट उससे भी ज्यादा नेगेटिव निकला, और 24% के आसपास नेगेटिव। और कुछ और कंट्रीज जो G7 डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें से अगर बात करें तो उनसे भी ज्यादा नेगेटिव इंडिया का नंबर आया है। तो ये काफी अलार्मिंग साइन है, काफी डीमोटिवेटिंग है इन द नियर टर्म। तो उसी न्यूज को अगर थोड़ी और डिटेल में अगर देखें तो जो ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ है वो -24% के आसपास है, -23.9 अप्रैल टू जून क्वार्टर में। और एग्रीकल्चर एक एकमात्र सेक्टर है जो कि ग्रो हुआ है, जो जिसकी जो ग्रोथ हुई है वो पॉजिटिव में हुई है, 3.4% हुई है। अदरवाइज सारे सेक्टर्स जैसे कि माइनिंग -23.3 है, मैन्युफैक्चरिंग -39, कंस्ट्रक्शन -50, और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने -5.3% का ग्रोथ यानी कि डी ग्रोथ दिखाया है। तो सारे के सारे सेक्टर्स बहुत ही ट्रबल्ड, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। बस एग्रीकल्चर जो कि जो रूरल सेक्टर है, जो रूरल डिमांड है, वो थोड़ी बहुत रिकवरी उसने दिखाई है, तो थोड़ी बहुत उसने ग्रोथ दिखाई है एग्रीकल्चर सेक्टर ने। अदरवाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी बुरी हालत में है अपनी इकोनॉमी। ऑन अ स्लाइटली मोर पॉजिटिव नोट, मैन्युफैक्चरिंग की जो पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो ये दिखाता है कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है देश के अंदर, वो उसकी वैल्यू 52 आई है अगस्त में, जो कि 46 थी जुलाई में। और ये माना जाता है कि जब ये वैल्यू 50 से ऊपर होती है तो थोड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी में थोड़ा ग्रोथ होता है, और जब ये 50 से नीचे होती है तो कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। तो चूंकि ये 50 से थोड़ी ऊपर है तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी दिखी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बट अभी भी ये फार फ्रॉम यूजुअल है, फार फ्रॉम नॉर्मल है। अब इसी बीच दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, लोन मॉरेटोरियम, जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन पे बहुत बड़ा असर इसका पड़ सकता है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी जिन लोगों ने भी अपने लोन्स नहीं चुकाए हैं, जिन्होंने मोरेटोरियम पीरियड को अवेल किया था, जो अगस्त 31 तक मोरेटोरियम पीरियड था, जो भी उन लोगों ने ऑप्ट किया था मोरेटोरियम के लिए, उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उनको, जैसे सिबिल स्कोर वगैरह के बारे में आपको पता होगा, जब भी आपने लोन पे डिफॉल्ट होती है या लोन आप नहीं चुका पाते टाइम पे, तो उस पे सिबिल स्कोर पे आपके असर पड़ती है। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है बैंकों को कि अगर अभी कुछ लोग जो अपनी ईएमआई है वो नहीं भी चुका पाते हैं तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस पे, सिबिल स्कोर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और जो एक टाइम की लोन रीस्ट्रक्चरिंग है, इसकी बात 1-2 हफ्ते से चल रही है, जो बैंकों को एक टाइम लोन को रीस्ट्रक्चर करने का मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि जब लोगों को मॉरेटोरियम पीरियड अवेल करने का ऑप्शन दिया गया था तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना सही नहीं है, और ये नहीं किया जा सकता। तो जब बैंक्स उस इंटरेस्ट को नहीं चार्ज कर पाएंगे तो ऑब्वियसली लोन के जो एसेट्स हैं बैंक्स के, वो बहुत ही स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, उनके जो एनपीएस हैं वो बढ़ सकते हैं। बैंकों को यह कहा गया है कि एनपीए अभी वो घोषित नहीं करेंगे अंटिल फर्दर नोटिस। एक जो जनरल रूल होता है कि 90 दिन तक अगर लोन की ईएमआई नहीं हुई या उस लोन को अगर पे बैक नहीं किया गया तो उसको एनपीए घोषित किया जाता है। बट वो रूल अभी लागू नहीं होगा, अभी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, कुछ दिन तक इग्नोर किया जाएगा, और बैंकों को वीपीए में उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है।
और इस पे 10 तारीख को हियरिंग होने वाली है। इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी। उसमें से पहला ये है कि इंटरेस्ट को माफ कर दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट कह भी रही है कि इंटरेस्ट आप नहीं लगा सकते। बट अगर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे तो बैंकों पे आरबीआई ने कहा था कि करीबन 2 लाख करोड़, तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है जो बैंकों को झेलना पड़ेगा इसका, और ये बैंकों के एसेट्स के लिए बहुत ही घातक हो सकता है इन द नियर टू मीडियम टर्म। तो पहला ऑप्शन ये होता है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो सरकार भरे और नॉर्मल जनता को वो इंटरेस्ट ना भरना पड़े। पर सरकार अभी खुद ही उनकी जो फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत हाई तो है नहीं, उनके जो खुद के एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है सरकार इस ऑप्शन को ना चूज करे। दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है कि बैंक्स जो अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं उसको कम कर दें, ताकि उन्हें कम इंटरेस्ट चार्ज करना पड़े अपने लोन बोरोवर्स से। तो उस केस में आपकी हमारी जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन वो है। फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि बैंक्स अपने लोन बोरोवर्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको कम कर दें, तो उस वो भी एक सही ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बैंक्स की जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, वो उसी पे डिपेंडेंट होती है। अगर उसको ही, उस रेट को ही कम कर देंगे तो फिर उनकी जो आमदनी है उस पर हिट पड़ेगा। तो ये 2-3 ऑप्शन है जो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर रही है और 10 तारीख को इसकी हियरिंग होने वाली है। इसलिए अभी बहुत सुगबुगाहट रहेगी, बहुत हलचल रहेगी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे। गोल्ड प्राइसेस थोड़े और नीचे आ गए हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था 51,500, 51,000 के आसपास थे। अभी वो घट के 50,500 के आसपास हो गए। तो गोल्ड प्राइसेस में भी थोड़ी डाउन टर्न आई है। जो मार्केट की ज़्यादातर लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी जो अर्निंग्स आ रही है वो एक्सपेक्टेशंस के आसपास आ रही हैं। एक्सपेक्टेशंस ही बहुत लो हैं तो अर्निंग्स उसी के आसपास आ रही हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि किसी भी खास स्टॉक में बहुत ऊपर या नीचे मूवमेंट नहीं होता है। इंडियन रुपी जो है स्ट्रेंथन कर गया है, पिछले हफ्ते के मुकाबले में भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर गया है और आ गया है 73.14 के लेवल पे। पिछले हफ्ते हमने देखा था 73.39 के लेवल पे था पर यूएस डॉलर। बहुत महीनों बाद डीजल प्राइसेस में थोड़ी कमी आई है। हमने देखा था कि मार्च के बाद से डीजल और पेट्रोल के जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो कितने कम हो गए थे, 50% तक डाउन हो गए थे। बट गवर्नमेंट ने वो जो कट आई थी वो जनरल पब्लिक तक, जनरल कंज्यूमर्स तक पास ऑन नहीं की थी, क्योंकि वो अपनी जो फिस्कल डेफिसिट थी उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहती थी। तो बहुत महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद ये पहली कट है डीजल प्राइसेस में, और उसको 16 पैसे से कम किया गया। हालांकि पेट्रोल के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आई है। यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में अभी भी स्टिमुलस साइज के नेगोशिएशंस चल ही रहे हैं। अभी भी टॉक्स चल ही रही हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में रिगार्डिंग द साइज ऑफ द स्टिमुलस। तो अभी भी इसको लेके बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है। 1 या 2 हफ्तों के भीतर इस पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट न्यूज की अगर बात करें तो टेलीकॉम एजीआर ड्यूज जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक बहुत बड़ी डिसीजन आई कि हर टेलीकॉम कंपनी, हालांकि 3 इन्वॉल्व हैं बट मेजरली भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पे इसका बड़ा असर होता है। तो उन दोनों कंपनीज को 10 साल के भीतर अपने जो सारे एजीआर ड्यूज हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज हैं, वो गवर्नमेंट को पे करने हैं। ये जो डिसीजन आया थोड़ा ल्यूक वार्म था, क्योंकि कुछ कंपनीज जैसे खासकर वोडाफोन होप कर रही थी कि 15 से 20 साल तक का उनको टाइम मिलेगा, जो जो अगर ज्यादा टाइम मिला तो वो आराम से पे कर पाएंगे। पर जो डिसीजन आई उसमें 10 साल की ही टाइम दी गई है वोडाफोन और भारती एयरटेल को एजीआर ड्यूज पे करने के लिए। लेकिन डिसीजन एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि उनको सारी की सारी ड्यूज एट ए टाइम नहीं पे करनी है, एक ही बार में नहीं पे करनी है, उन्हें 10 साल का समय दिया गया है। और इसमें से जो 10% है, जो टोटल उनके ड्यूज गवर्नमेंट को देने हैं उनके, उसमें से 10% उन्हें अगले साल फरवरी में देना है। वोडाफोन आइडिया में और 2 बड़ी न्यूज आई है, जिसके चलते आपने देखा होगा कि वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो इस हफ्ते करीबन 26-30% के आसपास ऊपर क्लोज हुआ। तो काफी अब्रप्ट सी पॉजिटिव मूवमेंट वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में आई। और वो 2 न्यूज ये हैं कि उसमें से पहला ये है कि जो बोर्ड है वोडाफोन आइडिया का, उसने अप्रूव कर दिया है 25,000 तक की फंड रेजिंग। और ये ऑब्वियसली उन्हें करना होगा, क्योंकि उन्हें जो एजीआर ड्यूज पे करने हैं तो उनके पैसे कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने फंड रेजिंग स्टार्ट कर दी है। दूसरी न्यूज ये है, और उसके चलते बहुत स्पेकुलेटिव मूवमेंट हुई थी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। तो अमेजॉन और वेराइजन जो यूएस की बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वेराइजन यूएस की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, तो वो दोनों इन्वेस्ट करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया में। हालांकि इस न्यूज की पुष्टि अभी तक वोडाफोन आइडिया ने नहीं की है, तो बहुत ही स्पेकुलेटिव मूव चल रहा है मेरे हिसाब से अभी वोडाफोन में। तो आप इससे अगर हो सके तो दूर ही रहें।
उसी बीच गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए 60% कैपेसिटी पे एयर ट्रैवल अलाउ कर दिया है। तो ऐसी कंपनी जो स्पाइस जेट हैं, इंटरग्लोब वगैरह, इंडिगो और जो एयरलाइन कंपनीज हैं, उनके लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि वो पहले की जो कैपेसिटी थी वो 45% पे कैप की हुई थी कि 45% से ज़्यादा कैपेसिटी पे वो फ्लाई नहीं कर सकते डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए। वो बढ़ा के 60% कर दी गई है, तो वो एक तरह से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। हालांकि अभी भी वो ये सारी कंपनीज प्रॉफिटेबली तो फ्लाई नहीं कर सकते। ट्रैक्टर्स की जो सेल थी अगस्त में, बहुत ही रोबस्ट डिमांड उसमें उसमें दिखी है। पिछले साल के मुकाबले 69% और 79%, ऑलमोस्ट 70 और 80% का ग्रोथ दिखाया है महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स ने रेस्पेक्टिवली, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। तो इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स आप देख रहे हैं कि काफी ऊपर भाग भी रहे हैं। एस्कॉर्ट्स ने थोड़ी बहुत नेगेटिव मूवमेंट इस हफ्ते दिखाई थी, बट उनके जो सेल्स हैं वो नंबर्स काफी स्ट्रांग हो गए हैं। और इसके जो रीजंस है वो ये है कि इतने अच्छी मॉनसून आई है, इतनी अच्छी खरीफ सोइंग हुई है, तो रूरल जो ओवरऑल डिमांड है वो काफी अच्छी दिख रही है, जिसके चलते कि ट्रैक्टर की ऑटो सेल्स बहुत अच्छी हुई है। अब मार्केट की अगर कुछ ओवरऑल इंडिकेटर्स की बात करें तो निफ्टी की जो पी है वो अभी भी 32.5 से ऊपर है, 32.5 के आसपास है। और निफ्टी की अर्निंग्स पिछले हफ्ते की मुकाबले भी नीचे चली गई हैं। तो ऑलरेडी निफ्टी की जो ईपीएस है, जो इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, वो नीचे 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 जाती जा रही है। और निफ्टी हालांकि पिछले हफ्ते से 2.7% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, फिर भी जो निफ्टी की पी है वो अच्छी खासी हाई है, क्योंकि ईपीएस घटती जा रही है। तो चूंकि पी होता है प्राइस बाय अर्निंग्स, तो अर्निंग्स ईपीएस घटती जा रही है, तो ये जो इंडिकेटर है पी, वो अभी भी ऊपर एलिवेटेड लेवल्स पे है। निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो 349 तक डिप कर गई है। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो का अगर बात करें तो 0.92। अब पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये 1.2 1.3 के आसपास चला गया था, तो काफी ऊपर था, तो काफी बेरिश दिखा रहा था। लेकिन अब ये 1 से नीचे, तो निफ्टी पुट कॉल रेशियो जब 1 से नीचे आ जाता है तो वो हमें स्लाइटली बुलिश सेंटिमेंट्स दिखाता है। और मुझे लगता है कि ये भी एक रीजन था कि चूंकि मार्केट ओवरऑल इतनी बुलिश हो गई थी इस हफ्ते के स्टार्ट के आसपास, केवल यहाँ के ही नहीं, आप यूएस मार्केट्स की पुट कॉल रेशियो भी अगर देखें तो वो बहुत ही नीचे लेवल्स पे चल रहे थे, तो बहुत ही बुलिश थी मार्केट। आपने देखा हो कि नैस्डैक इस हफ्ते करीबन 8 से 10% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। तो वहां की जब मार्केट्स क्लोज होती हैं नेगेटिव मूवमेंट के साथ, तो लाजमी है कि इंडिया की भी मार्केट्स को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये भी एक रीजन है कि इंडिया की मार्केट्स ने भी नेगेटिव मूवमेंट दिखाया है इस हफ्ते। तो मेरा ओवरऑल ये व्यू है कि अभी भी आप अपनी जो एसआईपी है उसको कंटिन्यू करें। बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इन्वेस्ट करने की का टाइम अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस हो सकता है ऐसे बनते जाएं कि आपको कुछ कुछ स्टॉक्स में वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो आपकी हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको एक स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करें, एक ही साथ पूरी लमसम इन्वेस्टमेंट ना डालें। और खासकर अभी के मामले में जो जो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं बचे हैं, तो कुछ कम ही स्टॉक्स हैं, और उनके बारे में हम आज की ही जो रात की वीडियो आती है, जो आज संडे की नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो आपको इस मार्केट के अपवर्ड मूवमेंट के बाद भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो वो आज की रात की वीडियो को आप मिस ना करें। मेरा ये मानना है कि आप बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स में आप थोड़ा नजर बना के रखें उन पे, उनकी जो मूवमेंट है उसको थोड़ा ट्रैक करें, क्योंकि अभी जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं हो जाती और उस पर कोई डिसीजन नहीं आ जाता है लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड, तब तक इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट बनी रहेगी। हालांकि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगी मूवमेंट, बट डिपेंडिंग ऑन हाउ द डिसीजन कम्स आउट, ये ऊपर या नीचे जा सकते हैं। तो आप फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ी कॉशियसली डील करें। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जैसे मार्केट नीचे आता है, या किसी दिन अगर अचानक से मार्केट लेट्स से 11,000 के लेवल तक भी पहुंच जाता है, और अगर आपको कोई स्टॉक है जो कि अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, और उन बाइंग लेवल्स की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उन लेवल्स पे अगर कोई भी आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर आपको मिलता है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाए ना, क्योंकि अगर मार्केट फिर से अपवर्ड मूवमेंट दिखाती है तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा मूवमेंट दिख सकता है उन स्टॉक्स में, और लंबे समय के लिए तो वो चूंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं तो वो तो आपको फायदा देंगे ही। तो अगर आपकी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन है उन स्टॉक्स में, तो अगर वो अच्छे लेवल्स पे आपको दिखते हैं तो आप उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। और उस साथ ही साथ अपनी जो कैश पोजीशन है उसको स्ट्रांग बना के रखें, उसको एक बल्कि
कैश पोजीशन बना के रखें, क्योंकि मार्केट में जब भी एक सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड मूवमेंट आएगी और अच्छे स्टॉक्स अच्छी प्राइस पे आपको मिलेंगे तो उनमें आप इन्वेस्टमेंट तगड़ी तभी कर पाएंगे जब आपके पास कैश पोजीशन बहुत ही तगड़ी बनी हुई हो, आपका जो कैश पाइलअप हो वो बहुत ही स्ट्रांग हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।